Now, today we shall study about the relation between thermodynamic function and EMF of the cell. There are so many thermodynamic functions. Mainly, we shall discuss about the Gibbs free energy, enthalpy, and entropy. So, what are the relation between electrode potential of the cell, that is called EMF of the cell, and different thermodynamic functions? पहले से ही हम अब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे तो एक गैल्वानिक सेल बनती है। उस सेल का एक ईएमएफ होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कहलाता है। तो गैल्वानिक सेल में हम यह जानते हैं कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार से एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में संबंध स्थापित करने की बात आती है। सो हाउ वी कैन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंड EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। आप जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्राप्त होती है तो एक इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ द सेल। तो इसके लिए हम पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। फैराडे का नियम आपने पढ़ा ही होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q इंटू E होती है। व्हाट इज Q? Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and E is the EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये ड्राइविंग फोर्स है जो करंट को ले जाता है। तो एक चीज़ हमको पहले से मालूम है फैराडे के नियम में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q इंटू E। ये भी हमको पता है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू NF के। N is the number of electron transferred and F is the Faraday। F कूलम में होता है। आप जानते हो कि फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम 96,500 कूलम होती है। तो इन दिस वे दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी and this is the quantity of electricity. So we can put the value of Q here, then we shall get this value NFE. So this is the electrical energy, or you can say electrical work done. Now this electrical work done or electrical energy is achieved due to chemical reaction. So during the chemical reaction there is a decrease in free energy. No reaction is feasible or possible if there is no decrease in free energy. So chemical energy is converted into electrical energy. How much electrical energy is
produced. This much electrical energy is produced due to chemical change. So due to chemical change, there must be some decrease in free energy. So this minus delta G represent decrease in free energy, and this is equal to quantity of the quantity of the electrical energy. So in this way we have proved that minus delta G is equal to NFE, or you can say delta G is equal to minus NFE, where F is Faraday, N is the number of electron transferred, and E is the electrode potential और सेल पोटेंशियल और EMF। तो यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं, गैल्वानिक सेल की बात कर रहे हैं, तो इसको EMF मानेंगे। तो ये तो किसी भी कंडीशन के लिए ये फार्मूला है, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हम बात करते हैं, जबकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इकाई हो, यूनिट कंसंट्रेशन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस डेल्टा G जीरो इक्वल टू NFE जीरो। तो ये दो संबंध जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट संबंध है, जिससे हमको ये पता चलता है कि फ्री एनर्जी का परिवर्तन किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल वर्क डन को प्रभावित करता है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका माने कि कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन नहीं होगा। वैसे भी हम जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर फ्री एनर्जी चेंज का मान जीरो है, डेल्टा G बराबर जीरो सपोज, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। डेल्टा G जीरो का मान यदि जीरो है, चेंज ऑफ फ्री एनर्जी जीरो है, इसका मान इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्राप्त नहीं होगी। अगर डेल्टा G जीरो की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगी, अगर पॉजिटिव है तो भी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डेल्टा G का मान अगर पॉजिटिव है तो कोई भी रिएक्शन संभव नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ द सेल। Now we should consider about the enthalpy and EMF of the cell. Means we can establish a relation between delta H and E. Relation between delta H and E. तो E means EMF. E means EMF। ये एंथैल्पी चेंज है, इसमें ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है वैल्यू। जैसे कि आप जानते हो कि हम जब डेल्टा H का मान निगेटिव होता है किसी भी रासायनिक क्रिया में, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर डेल्टा H का मान पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा H से जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसका मान, और हम रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि डेल्टा H का मान जो है वो किस प्रकार से नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन को बताता है इन टर्म्स ऑफ हीट, कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक वो अलग कंडीशन है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी हम यह जानते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज और एंथैल्पी का एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहा जाता है। ये है आपका रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज।
तो अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। अब हमको कुछ करना नहीं है, ये इक्वेशन केवल हमको याद होना चाहिए कि माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट। ऑलरेडी वी हैव relation between electrode potential and free energy change. So this is the value minus delta G is equal to NFE. So substitute value of minus delta G from Gibbs Helmholtz equation minus delta G minus delta, ये वैल्यू डेल्टा जी की यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट अगर कर दें, डेल्टा यहाँ भी आप डेल्टा जी रख रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ भी रख दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो वी कैन पुट हियर एन एफ ई माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। तो एन एफ ई इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी माइनस एन एफ ई डेल्टा जी का मान माइनस है, तो अगर डेल्टा जी का मान देखो ये माइनस हो जाएगा, तो आपने यहाँ लिख दिया माइनस एन एफ ई। अब इसके अंदर माइनस एन एफ ये कांस्टेंट है, ये सबको आप बाहर ले आओ इस ब्रैकेट के, तो आपको मिलेगा एन एफ ई इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस एन एफ टी, टी यहाँ ऑलरेडी है, यह प्लस हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये रिलेशन मिल गया। इसमें एन एफ का अगर हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा ई इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब आप देखो कि ये एक रिलेशन हमको प्राप्त हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको कि सेल पोटेंशियल कहते हैं, ये डेल्टा एच में संबंध हो गया। ये जो वैल्यू है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान जो है, इसकी जो वैल्यू है वो इसको प्रभावित करती है। ये तो संबंध तो हो गया डेल्टा एच और ईएमएफ में, लेकिन दिस टर्म इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ये डेल ई डेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, इसमें कई कंडीशन हम लगा सकते हैं। सपोज करिए कि इफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर जीरो, मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो है, तो उस अवस्था में क्या होगा। ये अगर जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, देन ई एम एफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ। और एन एफ को इधर मल्टीप्लाई करिए तो एन एफ ई का मानी है कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ये है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन एफ ई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी जीरो है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होगा माइनस डेल्टा एच के। तो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कब? जबकि इसका मान जीरो हो। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि इफ़ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर पॉजिटिव, अगर इसका मान पॉजिटिव होगा तो क्या होगा,
पॉजिटिव होने से आपको ये दिख रहा है कि ई का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मान बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मान बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से बढ़ जाएगा? रासायनिक क्रिया से मिलता है, ये तो हम जानते हैं। तो ये इसका मान बढ़ क्यों गया? इसका माने क्या सराउंडिंग से एनर्जी आ गई? सराउंडिंग से तो आएगी नहीं एनर्जी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर क्या होगा? तो इसका माने है कि यह टेम्परेचर इसका ड्रॉप करेगा, तो सेल का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा और एनर्जी जो है यहाँ पर इसकी बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ वन वे टू एक्सप्लेन व्हाई व्हाट हैपन व्हेन temperature coefficient is positive. Third thing, it is the temperature coefficient negative. सपोज करो कि ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? ये निगेटिव कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो जाने से आपको क्या होगा? यह आपको टेम्परेचर जो है इसका माने बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन दिस वे आई हैव established relation to thermodynamic relation with the EMF of the cell. Now I will give another thermodynamic term, that is the entropy change, entropy and EMF। तो आप ये जानते हो कि एंट्रोपी जो है इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। किसी भी सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिसऑर्डर है तो उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर बढ़ाने से आप जानते हैं जैसे सॉलिड में एंट्रोपी कम है वाटर का, आइस में, वाटर में ज़्यादा होगा और गैस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगा। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एंट्रोपी। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में एंट्रोपी की बात नहीं करेंगे, केवल इतनी बात आप जानो कि एंट्रोपी जो है वो एक डिसऑर्डर मेजरमेंट है। जैसे कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, पढ़ते भी हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। पूरे विश्व की एंट्रोपी बढ़ रही, इसका माने क्या हुआ? इसका माने है कि जो ऑर्डर्ड स्टेट था पहले उसकी तुलना में आज डिसऑर्डर बढ़ा, कल और डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो इस तरह से लगातार जो चेंजेज हो रहे हैं ड्यू टू डिसऑर्डर, तो दैट विल इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। So that is another issue and we are not talking about. Simply we have to talk about the relation between electrical energy and enthalpy. So in this respect we know that free energy, it is equal to delta H minus ENFT del E upon del T. This relation already you have obtained कि ये फ्री एनर्जी का चेंज आपने ये पा रखा है, ये पहले से आपने प्रूव किया था, अभी बताया, तो ये प्रूफ है। तो इसमें आप ये देखो, लेकिन और थर्मोडायनामिक रिलेशन ये भी है कि डेल्टा जी और डेल्टा एच में क्या संबंध है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या संबंध है। ऑलरेडी ये थर्मोडायनामिक से ये संबंध हमको पता है। दिस रिलेशन इज ऑलरेडी प्रूव्ड बाय द थर्मोडायनामिक। सो सिंपली यू राइट दिस इक्वेशन, डेल्टा जी मीन्स चेंज इन फ्री एनर्जी, इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। ऑलरेडी दिस रिलेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। Just compare this equation and this equation. Suppose this equation is 1 and this equation is 2. कंपेयर करेंगे तो आप देखो यहाँ डेल्टा जी है, इसमें भी डेल्टा जी है, यहाँ डेल्टा एच है, यहाँ भी डेल्टा एच है।
यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, लेकिन यहाँ एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी पी है और यहाँ डेल्टा एस है। तो इसका माने कि डेल्टा एस जो है वो एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी के बराबर है। So simply by comparing equation 1 and 2 we can write that delta S is equal to NF del E upon del T at constant P. So in this way we have established relation between delta G and EMF. Delta G and enthalpy or electrode potential or EMF of the cell related to enthalpy. And third, this is the change of electrode potential with respect to temperature called as the temperature coefficient. So it is the relation between change of enthalpy and electrode potential. So in this way थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं। तो इतनी बातें तो इसमें किया। अब इसके बाद एक चीज़ हम आपको यहीं पर बताना चाहेंगे कि हमारे डेली यूज में एक आती है मोटर बैटरी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि सेल दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी सेल होती है, एक सेकेंडरी सेल होती है। प्राइमरी सेल का माने हुआ कि ऐसी सेल जो कि एक बार उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने के बाद वो जगह डिस्चार्ज हो जाती है तो ख़त्म हो जाती है, फिर हम उसको कोई यूज में नहीं लाते हैं। और सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी वो है जिसको कि हम बार बार चार्ज करके रीयूज में लाते रहते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट आप जान लो। जैसे प्राइमरी सेल में आप जानते हो कि आपका घर के अंदर जो बैटरी होती है ड्राई सेल, वो लेखलांची सेल है। उसमें एक जिंक का कंटेनर है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 भरा है, जिंक की क्लोराइड है, कुछ उसके अंदर है स्टार्च मिला करके पेस्ट बनाकर उस पर डाल देते हैं और एक ग्रेफाइट का रॉड अंदर डाल करके एक इलेक्ट्रोड कैथोड बना देते हैं, जिंक एनोड है, और इस प्रकार से इसको जो है एक सेल के रूप में हम डेवलप करके यूज करते हैं। लेकिन वह एक ही बार में होती है, वो प्राइमरी सेल है। यहाँ हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल का। जैसे मोटर बैटरी है 12 वोल्ट की होती है, उसके अंदर 6 सेल होती हैं। हर सेल का इलेक्ट्रोड विभव जिसको कहते हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 2 वोल्ट होता है। तो इसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी है क्योंकि इसको हम चार्ज कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की स्थिति बदल सकते हैं। तो कहता है कि एक कौन कौन सी जैसे है लेड स्टोरेज सेल है या निकल कैडमियम की सेल है। ये सेकेंडरी के 2 एग्जाम्पल मैंने दिया। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस एसिड बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी की बात ज़्यादा करनी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस से संबंधित है। तो हम बात करते हैं कि ये जो लेड एसिड बैटरी है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कहता है इसके अंदर ये जो हमारी ये सेल है, जैसे ये आपकी एक सेल है, 2 3 4 5 6 सेल है। हर सेल का एक 2 वोल्ट EMF होता है। तो अब कहता है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो पहली बात कहता है कि एक लेड ग्रिड है, जैसे कि ये है आपका ये लेड ग्रिड है, इसमें स्पॉन्जी लेड भरा होता है। तो पहली बात ये कहता है स्पॉन्जी लेड इसके अंदर भरा है। और दूसरी बात ये कहता है कि लेड ग्रिड जो है
दूसरा ये जो कैथोड है इसमें लेड ऑक्साइड भरी हुई है, तो लेड ऑक्साइड है। अब इन दोनों को आप इसमें डाल करके यहाँ डाल दीजिए। ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये डाइल्यूट है, 38% बाई मास ये एसिड है। तीसरी बात यह मैंने बता दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, 38% है। अब कहता है कि ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है, ये पूरा कम्बिनेशन क्या है, ये पूरा कम्बिनेशन आपका 6 सेल का है। ईच सेल का वोल्टेज 2 है, तो टोटल जो है अगर इसको एक कैबिनेट में बंद कर दिया जाए तो यू विल गेट ए बिग बैटरी हैविंग 12 वोल्ट कैपेसिटी। अब सवाल आता है कि ये जो जब इस बैटरी से हम करंट ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्चार्ज होगी, तो इसका केमिकल एस्पेक्ट क्या है, तो इसकी केमिस्ट्री क्या है इसके अंदर, वो केमिस्ट्री को यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा कि जब आप करंट ड्रा करते हो तो डिस्चार्ज होता है, तो एनोड पर लेड जो है ये लेड विल चेंज इनटू लेड सल्फेट, लेड आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड का इससे क्रिया करेगा, यू विल गेट लेड सल्फेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज। Similarly, at the cathode, this is the lead oxide here, lead oxide और हाइड्रोजन आयन एसिड का है, सल्फेट आयन है, इलेक्ट्रॉन आया है आपका कैथोड पर एनोड से निकल करके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये रासायनिक क्रिया होगी जो केमिकल रिएक्शन होगा। इस रासायनिक क्रिया के कारण यू विल गेट लेड सल्फेट एज ए सॉलिड। जस्ट सी हियर एट एनोड लेड सल्फेट डिपॉजिट, एट कैथोड लेड सल्फेट डिपॉजिट। ये पूरे रासायनिक क्रिया के अंदर आपको लेड सल्फेट प्राप्त होता है जो कि एनोड और कैथोड दोनों पर डिपॉजिट होता है। इसी के कारण धीरे धीरे करंट जो है वो कम होने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये सॉलिड लेड सल्फेट डिपॉजिट होगा। कभी भी डीप डिस्चार्ज में बैटरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डीप डिस्चार्ज में जाएगा तो फिर यह लेड सल्फेट का वापस जो है इन लेड में और लेड ऑक्साइड में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मीन्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू चेंज लेड सल्फेट इनटू लेड और लेड ऑक्साइड व्हेन ए thick layer of the lead sulfate is formed over the electrode. So one should avoid the deep discharge of the battery. Now after discharge we charge the battery. Charge battery में क्या है? Electrical energy from out source is given to the बैटरी। बाहर से हम एक चार्जर के द्वारा या मोटर गाड़ी में आप देखते हो कि एक आपको डायनेमो होता है जिसके द्वारा आप उसको चार्ज करते रहते हो, बैटरी आपकी चार्ज रहती है। तो ये घर के अंदर जैसे कि हम इन्वर्टर वगैरह में है रखते हैं, तो इसमें चार्जर होता है और ये चार्ज होगा। लेकिन चार्जिंग में ये रिएक्शन क्या होता है, तो कहता है लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर से जो आया है, इट विल चेंज इनटू लेड एंड सल्फेट आयन। एट कैथोड में आप देखिए कि लेड सल्फेट वाटर से क्रिया करेगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज एंड केमिस्ट्री ऑफ द चार्ज ऑफ ए lead acid battery or lead storage battery. So this is all about the battery, and just see this is the overall chemical reaction of the charging lead sulfate जो कि डिस्चार्ज के कारण बना था, और वाटर और लेड सल्फेट बनेगा एनोड पर, लेड ऑक्साइड बनेगा कैथोड पर, हाइड्रोजन आयन ये इलेक्ट्रोलाइट का पुनः बन जाएगा जो है सल्फ्यूरिक एसिड जैसे है वैसे पड़ी रहेगी।
तो इस प्रकार से आप जो है ये बात कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।